हम लोगों ने इसके पहले 2 यात्री पढ़े। पहला यात्री क्या नाम था? इंडिया कब आया था? दूसरा यात्री इंडिया, तीसरा महाशय इंडिया, 3 जोड़े बोले थे, 11 3 14 3 17, ये 17वीं शताब्दी वाला यात्री है। अब इनके बारे में जरा सा चीज़ों को समझ लीजिए कि 17वीं शताब्दी में जब इंडिया आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में आए थे। जैसे आप जानते हैं अल्बेरुनी आया था तो बंधक रूप में, बंधक रूप में आ गया था, उसको जबरदस्ती बंधक बना ले आया, लेकिन आया तो बढ़िया चीज़ हुआ, उनको चीज़ पसंद आने लगा और फिर यहाँ पर रहने लगे। और इब्न बतूता जो आया था तो खुद से आया था, यात्रा करने का बड़ा शौक था उनको, जिद्दी था, तो यात्रा इसलिए करता था कि उसको अनुभव मिल जाए, नहीं तो घर बैठे जानकारी उसको मिल जाता। आज हमें घर बैठे अमेरिका की जानकारी मिलता है कि नहीं? आज घर बैठे बाकी देश की जानकारी मिल जाता हमको, कहाँ पर क्या घटनाएं घट रही, कहाँ पर क्या हो रही हैं। लेकिन फिर भी उनको चीज़ें इस तरह से नहीं, बल्कि चीज़ों को अपने हिसाब से और अपने अनुभव से सीख के देख के जाने की जरूरत पड़ती थी। मतलब वो चीज़ ज़्यादा पसंद करता था। और मैंने बताया था कि कितने कितने जगह की यात्रा किए थे उसने। भारत आने से पहले वो कहाँ पहुँच गए थे? 1333-32 में भारत तो आया था, वो सिंध के रास्ते स्थल मार्ग से होते हुए आया था ना। फिर वो चाइना पहुँच गया, चाइना पहुँचने बोला तो भैया चाइना क्या जाएगा, वो चाइना पहुँचने से पहले वो चला गया मालदीव, चला गया मालाबार तट से मालदीव, मालदीव से फिर बंगाल, असम, फिर मालाबार, फिर मालदीव, फिर श्रीलंका, तब जाकर वो चाइना पहुंचा। फिर चाइना में मन टिकाने 1347 में वापस घर बोलेंगे जाएंगे, चला गया। इब्न बतूता की तुलना किससे करी गई थी? मार्को पोलो से। मार्को पोलो कहाँ का था? कहाँ से कहाँ चला था वो? और अंत में भारत भी वो आए हुए थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। तो मैंने आपको क्लियर बातें याद हो गई, क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन डाल रहा हूँ, उसको आप बनाते ही चलिएगा। तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डालने का मतलब क्या है? आप देखो लाइन से एक भी क्वेश्चन अलग हुआ है क्या? आप 2 दिन का क्वेश्चन देखें अल्बेरुनी वाला और इब्न बतूता, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप जब आप खुद से जब बनाओगे ना, तो खुद से बनाते वक्त उन चीज़ों को आपके दिमाग में सट जाएगा, इसलिए आपको पहले बनाने का मौका देते हैं। अब हम आंसर शीट नहीं भेज रहे हैं, उसका कहीं नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप उसको बनाइए खोज खाज के, नहीं तो फिर आप वेटिंग में रहते हो। आंसर शीट तो मिल ही जाएगा, क्या बना करूँगा, उतार देना खाली मेरे को नहीं। इसलिए आप केवल क्वेश्चन डालेंगे, आंसर शीट नहीं डालेंगे, क्योंकि आंसर शीट हम बना के देखे हैं, आंसर शीट मेरे पास तैयार है, मैं डाल नहीं रहा हूँ ग्रुप में, मैं भी दिखाऊंगा आंसर मेरे पास तैयार है, उसको डालेंगे हम। आज को डालेंगे, शाम के वक्त या कभी भी जो है मेरा जो चैनल है उस चैनल में जाएगा, ताकि क्या होगा, उससे से बहुत लोग का भला हो सके। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं, उनका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए, दोनों का, तो और मेरा भी भला हो जाए साथ साथ। तो उस चैनल से देखिए, और आंसर शीट जाएगा ग्रुप में, लेकिन आंसर शीट जाएगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आंसर शीट उसका जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। तो पहले वहाँ से देखिए, फिर वहाँ से प्राप्त कीजिए, आप दोनों चीज़ जाएंगी, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं 17वीं शताब्दी के यात्री फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कैसे आए थे, जरा इनके वृत्तांत को हम लोग सुन लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर आए किस रूप में थे। देखिए यहाँ लिखा है कि फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कि फ्रांसवा बर्नियर लगभग 1500 में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। और मैंने आपको बताया था कि ये जो व्यक्ति लिखे थे, ये व्यक्ति जो थे फ्रांसवा बर्नियर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यात्रा वृत्तांत लिखी थी। इसका क्या नाम था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये बुक लिखे थे, ये इनका क्या था, ये इनका जो था पुस्तक था, ये यात्रा वृत्तांत था, चलते हुए लिखे थे, सभी के बारे में इसने क्या किया था, जिक्र किया था। पुस्तक का नाम बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, जो लिखा था इन व्यक्ति ने। तो सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम आता है दुआर्ते बारबोसा का। बरबोसा, दुआर्ते बरबोसा, याद रखना। सबसे प्रसिद्ध लेखक में से एक लेखक जो है, ये लेखक है यूरोप का, प्रसिद्ध लेखक है, ये तो फेमस राइटर है, जिसका नाम है दुआर्ते बरबोसा। नाम आपको याद होना चाहिए, दुआर्ते बरबोसा उनका नाम है। तो कह रहे हैं कि जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा, और बाद में 1600 में जब भारत आया तो भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्री की संख्या बढ़ने लगी थी। उनमें से प्रसिद्ध नाम है एक फ्रांसीसी जोहरी, जिसका नाम है जियो बेपिस्ट तेबरने। इसका नाम लिखा दिया था मैंने, याद रखो, जो
तेवर्नियर साहब, जो 17वीं शताब्दी में, याद है ना, ये 17वीं शताब्दी में इंडिया आया था। और इनके साथ में क्या फेमस था कि ये जोहरी था। ये क्या था? ये जोहरी, जोहरी मैंने हीरे का, इसको परख था, हीरे का व्यापारी था। और साथ साथ इन्होंने ही तुलना किया था, भारत का तुलना किया था। भारत का तुलना आपको याद अगर हो तो, भारत का तुलना किसे किया था? इराक और ऑटोमन साम्राज्य से इसका तुलना करा था। ये वही व्यक्ति थे, बल नाम से जान लीजिए आप, उसके बाद पढ़ते हैं आराम से। तो विशेष रूप से, और याद रखना, हाँ एक बात और इसके साथ फेमस है कि यहाँ कितना बार इंडिया आया था? ये 6 टाइम्स, यानी 6 बार यह इंडिया आया हुआ था। 6 बार, 6 बार वह इंडिया पर ये पहुंचे थे, इंडिया आए हुए थे 6 बार। तो वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना बता दी ईरान और ऑटोमन से की थी। और इनमें से कई यात्री और था, जैसे आपको बताया था निकोलस मनुकी बताया था, यह चिकित्सक था, डॉक्टर था, इटली का, बताया था ना, इतालवी डॉक्टर था ये। और यह कभी भी यूरोप वापस आने के बाद वापस यूरोप नहीं गए और भारत में ही बस गए, ठीक है ना। याद रखना, इस बात को भी याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। कि निकोलस लिखा दिया था मैंने, फिर से लिखा रहा हूँ आपको ताकि कोई दिमाग में चीज़ सेट हो जाए। निकोलस मनुकी, मनुकी, ये निकोलस जो मनुकी है ये इटली का है यात्री। इटली यानी यूरोप में ही है, महादेश में इटली है। और यह इंडिया जब आए तो इंडिया से फिर वो वापस यूरोप कभी नहीं गए, यूरोप वापस ये नहीं गए, यहीं पर इन्होंने रहकर और भी आगे की बातें करी थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो उन्हीं में से इसी की तरह एक व्यक्ति और है, इन्हीं लोगों की तरह एक व्यक्ति और है जिनका नाम पड़ता है आपका फ्रांसवा बर्नियर। अब इनके बारे में क्या कहानी है, जरा इनको आप जरा सुनिएगा कि फ्रांसवा बर्नियर थे कौन। तो सबसे बोला कि फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक डॉक्टर था। कौन था? एक डॉक्टर साहब था। ये फ्रांसवा बर्नियर जो थे ये एक चिकित्सक था। केवल चिकित्सक था क्या? केवल चिकित्सक था? जी नहीं, चिकित्सक के साथ साथ ये इतिहासकार था। ये एक इतिहासकार भी थे, साथ साथ में एक साहित्यकार भी था, और ज्यादा कहा जाए तो एक दार्शनिक भी था, राजनीतिक भी था, राजनीतिककार था, साहित्यकार था, और साथ साथ में यह एक जो है एक दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था। इतने सारे गुण जो है इनके अंदर समाये हुए थे फ्रांसवा बर्नियर करे। तो कह रहे हैं क्या कि फ्रांसवा बर्नियर जब इंडिया पहुंचा, भारत आए, तो कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसर की तलाश में आया था। इसके पहले अगर पता है तो ये जो इनके पहले जो थे इब्न बतूता साहब जो थे, इब्न बतूता, अगर आपको याद है इब्न बतूता, ये कहाँ के थे जी? कहाँ के रहने वाले थे? ये मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को, तेंजियर में इनका जन्म हुआ था। किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये है। क्लियर बात है? इब्न बतूता का जन्म कब हुआ था जी? ये बता दिया था। अगर इब्न बतूता का किताब की बात करें तो क्या लिखा था? रेहला। किताब का नाम रेहला था। किस भाषा में था? तो अरबी भाषा में लिखा था। कब आए थे? तो 14वीं शताब्दी में इंडिया ये पहुंचे थे। याद रखना, यही व्यक्ति थे, इब्न बतूता ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने नारियल और पान का तुलना मनुष्य के इससे किया था, माता से किया था। नारियल और पान, अगर आपसे सवाल आएगा नारियल पान खाली देखिएगा ना, मान दीजिएगा इब्न बतूता, नारियल और पान, ठीक है। इसका कहानी में पढ़ा दूंगा थोड़ा देर में, अगर नहीं पढ़ाएं तो ये चीज आपको याद रखना है। चिकित्सक था। तो यहाँ पर कहा गया क्या बात है, तो फ्रांसवा बर्नियर बोलते कि 1656 में, 1656 से लेकर 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ये आया था मुगल एम्पायर की तलाश में, मुगल वंश के शासन काल में आया था, यानी मुगल वंश की तलाश में आया था, इंडिया पहुंचा था। और 1656 से लेकर 1668 तक ये कुल कितने 12 वर्ष तक भारत में रहा। भारत में ही यह रह गए थे कुल 12 वर्ष तक, याद रखना 12 ईयर्स तक मुगल दरबार में रहा। और मुगल दरबार में कहां पर, मुगल दरबार में कौन सा राजा काल में आया था, ये भी आप भी जान लीजिएगा। पर यहां तक किसी को लिखना तो लिख लीजिए, या तो पहले किसी को कुछ क्या कहा जाए, मन माता जो है मन मती ठीक नहीं करे, कुछ दिन से इसका लक्षण से पता चलता है, कुछ दिन से ये बिगड़ गया है। आइए, मुगल शासक शाहजहां के दरबार में ये आया हुआ था। किस रूप में आया था? तो डॉक्टर के रूप में आया था। याद रखना, मुगल शासक शाहजहां ने
फ्रांसवा बर्नियर को अपने यहाँ चिकित्सक के रूप में ले आया। चिकित्सक आया मतलब डॉक्टर आया मतलब कौन बीमार है, कौन बीमार है, जरा इसको पता लगाइए। तो ये व्यक्ति बता दीजिए, ताजमहल मुमताज बता दिया मैंने, कौन व्यक्ति बीमार है पता दीजिए। कहते हैं शाहजहां का बड़का गो पुत्र जिसका नाम था दारा शाह, ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था दारा सिको। क्या नाम था? दारा सिको बेचारा बीमार चल रहा था। ये बेचारा बीमार चल रहे थे तो इनके इलाज के लिए फ्रांस से डॉक्टर मंगा लिया। बता दो, अरे फ्रांस से क्या था ये, फ्रांसा बर्नियर, वहां से इंडिया बुलाया डॉक्टर के, डॉक्टर साहब आइए जल्दी, हमारा बड़का बेटा बीमार है। बताओ कितना बड़ा आदमी था ये लोग यार, हैं बड़ा बेटा इसका बीमार है। तो ये जो डॉक्टर जो बुलाया दारा सिको के लिए बुलाया गया था, ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के चिकित्सक रूप में, और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में भी इसको बुलाया गया था। मैंने और भी लोग आए थे, जैसे आमिर दानिशमंद खान एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक था, इनको भी यहाँ बुलाया गया था। ये आर्मेनिया देश का था। तो यहाँ पर जो शाहजहां हैं ये सब को जो है अपने दरबार में अच्छे अच्छे लोग को रखे हुए थे। शाहजहां का पुत्र कौन था और बताओ? ये तो था इसका बड़े पुत्र। शाहजहां का 4 गो बेटवा था, दारा सिको, परवेज, शहरयार और एगो क्या था बताओ लास्ट वाला, बहुत ही खतरनाक था वो, बहुत क्रूर था वो। मुगल शासक में सबसे ज़्यादा खत्म वही था, औरंगजेब। इनका एक लास्ट वाला पुत्र जो था वो था औरंगजेब, बहुत बड़ा चरपट था औरंगजेब। 1707 में ये क्या हो गए, चल बसे, इन्होंने अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया था, मतलब शाहजहां को ही जेल में डाल दिया था। बताओ कितना मतलब ये लज्जा की विषय है। तो पहले शाहजहां कौन था, इनके बाद 2-4 पॉइंट हम लोग जो है इसको लिख लेते हैं शाहजहां के बारे में। देखिए, तो फ्रांसवा बर्नियर को बुलाया किसने था, तो शाहजहां ने बुलाया था। शाहजहां कौन था, तो मुगल शासक था, जहांगीर के बाद मुगल शासक शाहजहां। सबसे पहले कौन था, बाबर, मतलब मुगल वंश का संस्थापक जो था ना बाबर ही था। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया था औरंगजेब। ठीक है ना, ये सीक्वेंस आपको याद ना रहे तो आपको सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं, मुगल व्यवस्था भी है नहीं। फिलहाल शाहजहां का नाम याद रखिएगा, जिस राजा का नाम आया हुआ है शासक का, शाहजहां, मोहम्मद गजनी जो लिखा था मैंने, तो उनका लिखा दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा कि शाहजहां कौन था। इसको देख लीजिएगा कि शाहजहां जहांगीर के बाद शाहजहां जो है मुगल वंश की गद्दी पर बैठने वाला कितना नंबर राजा था, चौथा ना, चौथा राजा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, पांचवा था, पांचवा राजा था शाहजहां। यही वो व्यक्ति था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में उनके कब्र के ऊपर। और यह ताजमहल का जो रूपरेखा था, मतलब यूँ समझिए उसका जो रूपरेखा तैयार ऐसे बनेगा, जो स्केच उस रूपरेखा को बनाया था उस्ताद ईसा ने बनाया था। और साथ में मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और साथ में 8 जून 1658 को औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार करता है और बंदी बना लेता है। और आगे चलकर समय आता है ये 22 जनवरी का, 22 जनवरी 1666 को शाहजहां जो है कि मृत्यु हो जाती है कैद में ही, मात्र 74 वर्ष की उम्र में। शाहजहां का अगर जन्म के बारे में बात करें तो उसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को हुआ था। देखिए, कहते हैं शाहजहां के जन्म के पीछे कहानी क्या है कि शाहजहां का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। हिंदू परिवार में हुआ था उनका जन्म। और फिर वो जो है फिर राजा बनता है, बड़े होते हैं, राजा बनते हैं। और इनका शादी हुआ था पहला, ये जो बेगम है ना, जो ये मुमताज, ये 2nd नंबर है। पहला जो इसका वाइफ रहते वो था, मतलब क्या नाम था उनका, आसफ अली की पुत्री अंजुमंद बानो बेगम। हाँ, अंजुमंद बानो बेगम से शादी हुआ था, लेकिन उनका देहांत हो जाता है तो फिर ये इनके साथ इनका शादी फिक्स होता है। और फिर अंजुमंद बानो बेगम को मलिका, ये क्या नाम था उनका, रानी का उपाधि भी मिलता है। और इस प्रकार जो है ये कहानी शाहजहां के चलता है। शाहजहां के बारे में इतने जानिए क्योंकि इतना ही आपसे पूछा जाएगा अगर पूछना है तो।
तो शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह, ऐसे उनके 4 पुत्र था। तो उनके इलाज के लिए वो यहाँ इंडिया पर आए थे। कौन? ये फ्रांसवा बर्नर। आगे देखिए फ्रांसवा बर्नर और क्या क्या चीज़ें लिखे और क्या क्या चीज़ इन्होंने किया था। मेरा तो मैं इसको देखिए आगे देखिएगा यहाँ पर कि फ्रांसवा बर्नियर जो है भारत में रहते हुए ही ये क्या क्या चीज़ और किए। तो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 और 71 में प्रकाशित हुए थे। देख लीजिएगा कि बर्नियर जो था, बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर ने जो कुछ भी काम किया, जो कुछ भी कार्य किया, इनका कार्य फ्रांस में 1670-1671 में प्रकाशित हुआ था। 1670-71 में प्रकाशित हुआ था, वहाँ पर खबरें छपी थी। साथ में कहते हैं कि अगले 5 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन और इटली भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया था। इन्होंने जो कुछ भी लिखा 1670-1671 में, अगले 5 वर्ष में, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अगले 5 वर्ष में इनका ट्रांसलेट हो गया, इनका अनुवाद हुआ, ट्रांसलेट हो गया किस किस भाषा में। तो भाषा का नाम दिया गया यहाँ पर इनका हुआ सबसे पहले अंग्रेजी में, इंग्लिश में, जर्मनी में, डच भाषा में और इतावली यानी इटली का जो भाषा है उन भाषा में इसका, इनके जो भी लेख लिखे उनका अनुवाद हुआ। और कहते हैं कि 1670 से और 1725 के बीच इसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था। 8 बार, 8 टाइम्स। देखिए 1670 और 1725 के बीच इसका जो लेख है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, याद रखना, इसका वृत्तांत है ये 8 बार फ्रांस भाषा में अनुवाद हुआ था, अनुवाद, ट्रांसलेट। और अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में प्रवेश हुआ था 3 बार, और 3 बार तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ था। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा, ठीक है। इसी को आप कॉपी में जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा उसकी तुलना उन्होंने इन प्रथाओं से की जिसका वे परिचित थे। अब हम लोग भी यही करते हैं ना, हम लोग भी देखो तुलना करते हैं, हम लोग भी किसी चीज़ की तुलना करते हैं। किस चीज़ की तुलना? अगर कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो वहाँ पर इसी तरह दिखता था, देखो इसका थोथरमा देखो उसकी तरह मिलता है, देखो इसका बोली चाली इसके जैसा मिलता है, यहाँ जो मूर्ति है एकदम सेम इस तरह दिखता है कि नहीं? बोलते ना। तो तुलना करना हम लोग का क्या है? एक जिम्मेदारी है, हम लोग तुलना करेंगे। और साथ में तुलना के साथ साथ दिखाता है चुगली, यह करना हमारा जिम्मेदारी है कि अगर चुगली नहीं करेंगे तो भैया रात का खाना सुबह नहीं पचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो तुलना और चुगली 2 चीज़ हम लोग लेके चलते हैं, हमेशा थोली में डाल के चलते हैं, पॉकेट पर। यहाँ क्या लिखा देखिए, इन यात्रियों ने भी तुलना किए, इन यात्रियों ने भी चुगली किया, लेकिन आपकी तरह नहीं किया कि लड़ा दें आपस में लोगों को। इन्होंने जो कुछ भी किया अच्छा किया। अगर चुगली किया, अगर तुलना किया है तो देखिए इसका 8 बार फ्रांस के लोगों ने 8 बार उस चीज़ों को फिर से बनवाया था। अंग्रेजी में 3 बार, और साथ साथ में कोई एक भाषा पर नहीं, अंग्रेजी के साथ साथ डच भाषा के साथ साथ इतावली भाषा के साथ फ्रांस तो था ही। बात समझ आई? इतनी भाषाओं में इनका ट्रांसलेट करके लोगों ने पढ़ा। बात समझ आई ना? अब यहाँ जो लिखते हैं चीज़ को आप ध्यान गौर सुनिएगा कि प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझाने के लिए एक अलग विधि अपनाई। जैसे उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की। अवरोधों में सबसे पहला जो अवरोधक उसका था भाषा था, कि यहाँ पर आके वो यहाँ के जाति व्यवस्था को जो है, भाषा को समझ नहीं पा रहे थे कि लोगों के मन में चल क्या रही है, लोग किस चीज़ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इनमें पहला बोले ना भाषा थी, याद रखना। तो यहाँ सवाल आपसे आएंगे कि अवरोधों में दिक्कतों में समस्याओं में अल बिरूनी की भारत में सबसे पहली समस्या क्या थी? उत्तर क्या आएगी? भाषा। यानी कौन सी भाषा? संस्कृत। क्योंकि उस समय जितने भी कार्य थे ना सब संस्कृत में चल रहा था। लिखने की कला, बोलने की कला सब संस्कृत में, यत्र वत्र सर्वत्र सब इस तरह चल रहे थे। ऐसे आओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ कुछ नहीं था। यहाँ संस्कृत क्या बोलेंगे जी? यत्र याओ। तो
संस्कृत में थोड़ा सा हाथ तंग है मेरा। वहां जाओ, तत्र गच्छ, यहाँ आओ, यत्र, अच्छा गच्छामी, अच्छा गच्छामी। एक था लट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, पढ़े थे हैं? उसे पढ़ना नहीं आनी है, छोड़ दो, उसे नहीं पढ़ने का है। तो उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। मतलब संस्कृत बहुत टेढ़िया था उनके लिए। संस्कृत जो भाषा था वह संस्कृत बहुत आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि आप फ्रांसीसी को यानी फारसी भाषा को, फ्रांस की भाषा को, साथ में अरबी भाषा को एक बार ट्रांसलेट कर भी लोगे, अनुवाद कर भी लोगे, संस्कृत का बड़ा आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। तो याद रखना कि अल बिरूनी जो थे, अल बिरूनी इनका जन्म कब हुआ था जी? कहाँ था? उज्बेकिस्तान तो देश था, जगह क्या था? ख्वारिज्म। क्यों फेमस था? शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था ना, याद रखे, ठीक है, याद रह गया आपको। तो यहाँ लिखा है क्या, कलमा बढ़िया दोनों यार, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा, देखिए ध्यान सुनना है कि इनका जो पहला फर्स्ट अवरोध था इंडिया में, पहला जो अवरोध था, बाधाएं थी, वो थी भाषा। और भाषा में कौन सी भाषा? तो इनकी भाषा था संस्कृत। इंडिया का भाषा उस समय संस्कृत चलता था। संस्कृत को नहीं बूझता था, बाद में बूझा, और नहीं इनके द्वारा चीज़ों को समझता था, इनका अनुवाद भी नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत ज़रा उलझन में फंस गए थे। दूसरा जो इनका अवरोध था, दूसरा अवरोध, सेकंड जो समस्या थी, यानी दूसरा अवरोध अल बिरूनी साहब का, ये था धार्मिक और प्रथा में भिन्नता। धार्मिक और प्रथा में भिन्नता, ये ज्यादा यहाँ देखने को मिलती थी। और इसका जो तीसरा अवरोध था वो था झूठी कहानियां। एज लाइक मी, तीसरा जो अवरोध था वो था यहाँ का अभिमान, झूठा अभिमान, झूठी शान, झूठी कहानियां, झूठे लोग, झूठे तुम, झूठे हम नहीं, झूठी कहानियां। आज तो हद हो गया। आज की हुआ जरा सुन लो। आज हम आ रहे थे, नहीं सुनोगे, मजाक नहीं कर रहे, हम डर गए यार। हम गाड़ी से आ रहे थे, आते वक्त नदी पड़ता हमारा एगो। अरे नदी में क्या हुआ, सुन जी जरा सुनिएगा, एगो जिंदगी में मैंने नहीं देखा उस तरह की चीजें। एकदम बड़का गो बैंग, मेढक, फ्रॉग, काला, एकदम काला बड़का गो मेढक। जैसे ही गाड़ी, देखो पानी में था और उसको ठंडा लग रहा था, हम जैसे ही गाड़ी लाए उनको गर्म लगने लगा, साइलेंसर गर्म था, बहुत दूर से आ रहे थे। गर्मी पाने के लिए नदिया से कूदा, सीधा हमारा आगे ऐसे खड़ा हो गया, डेमंस, राक्षस तरह। हम डरे नहीं, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी। हमने क्या किया, गाड़ी साइड में रखा, उसको भली भांति उसको उठाया और अगेन सामने माचिस से आग लगा दिए। वहाँ पर लकड़ी 2, 4, 5 जो था नदिया में, और उसको बोले तुम ताप लो, मन भर जाए फिर नदी में कूद जाना। हम वापस आ गए। मेढक का वजन 3 से 4 क्विंटल भारी, काला मेढक पूरा, देखोगे तो घबरा जाओगे तुम। फोटो खींचने भूल गए कि उस समय अंधेरा था, तो काला और काला इधर, क्या अंधेरा फोटो में आएगा, इसलिए सबूत जुगाड़ नहीं कर पाए, माफ कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो झूठी अभिमान, झूठी कहानियां, ये इसका तीसरा बड़ा अड़चंग था अल बिरूनी का इंडिया में। पहला था भाषा, दूसरा था धार्मिक और प्रथा में भिन्नताएं, और अभिमान और झूठी कहानियां। बड़ा टेंशन वाला कहानी था इसके ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियां पर आश्रित रहा। क्यों आश्रित रहा? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इसका समाधान हो ही जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कौन करता है? इंसान ही तो करता है, इंसान ही तो करता है। इंसान ठान लेगा तो कर लेगा। तो वो भी सोचा कि एक न एक दिन क्या होंगे, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। और इस उम्मीद पर यह कह रहा, वहीं पर भारत में टिका रहा, भागा नहीं। उन्होंने भारतीय समाज को समझा और समझने के अकॉर्डिंग में वहाँ के वेद को, वहाँ के पुराण को, वहाँ के मनुस्मृति को, वहाँ के भगवत गीता को, वहाँ के पतंजलि बुक को, इन सारी चीज़ों को पढ़कर, उनके अंशों का सहारा लेकर और फिर आगे बढ़े। तो अल बिरूनी ने जो सबसे पहला काम किया वो क्या था? जाति व्यवस्था का विवरण। जरा इनको सुनिएगा, जरा हालांकि
आल-बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अगर आपको याद है तो मैं कुछ समय पहले आपको जाति व्यवस्था पढ़ाया था। वर्णों की संख्या 4, वर्ण यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों का काम मैंने बड़े अच्छे से इत्मीनान से बताया था। ब्राह्मण का काम समझा दिया था। ब्राह्मण यज्ञ करेगा खुद से और अपना यज्ञ खुद ही करवा लेगा, ठीक है, कि दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ब्राह्मण है, ये कुछ भी कर सकता है। वेद पढ़ेगा भी, शिक्षा भी देगा, दोनों काम ये करेंगे। दान लेगा और कभी कभी दान देगा। समटाइम्स जब अपना बृहस्पति और शुक्र खराब चलेगा तब, ठीक है, तब दान देगा, बाकी टाइम वो ले लेगा, दूसरे खराब में लेता है। ये काम इनका था। क्षत्रिय काम ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण ने ही सबका काम को बांट दिया था। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को कहा कि तुम केवल यज्ञ करवाएगा, मतलब तुम्हारा घर में यज्ञ होगा तो हमको बुलाने का, तुम खुद से नहीं करना, तुमको अधिकार दे केवल यज्ञ तुम करवाओ। दूसरी बात, तुम कहीं पर युद्ध होगा तो उसका नेतृत्व करेगा। तीसरी बात कि तुम वेद को केवल पढ़ना, तुम शिक्षा मत देना, शिक्षा देने का काम मेरा है। इतने का क्षत्रिय। वैश्य का काम मैंने बता दिया। वैश्य 3 नंबर में है तो 3 काम आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, ऐसे नहीं कि उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जिस तरह है सीक्वेंस में उसी तरह। वैश्य में 3 नंबर में तो 3 काम, व्यापार, गोपालन, कृषि। व्यापार, गोपालन, कृषि, ये ब्राह्मण ने ही बोला कि तुम ये 3 काम करियो। और शूद्र कोई काम हो तो बच ही नहीं रहा है। और कौन काम बच रहा है? वेद वूद पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना, सब काम तो ये ले लिया। मारना पीटना, रक्षा करना, युद्ध लड़ना, सारा काम तो ये ले लिया। गाय पालेगा, खेती करेगा, व्यापार करेगा, सब तो ये ले लिया, दुकानदारी संभाल लिया। ये क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो इसका लास्ट में बचा, एक काम करो। बहुत सोचने के बाद बाबा ने बताया कि सुनो, तुमको बहुत बढ़िया काम दे रहे हैं। कौन सा काम? तो तुम 1 2 3 तीनों का गुड़ चिपना तीनों का पैर दबाना। हम लोग काम धाम करके थक के आएंगे ना, थक के आएंगे तो हम लोग पैर को हम लोग का दबाना, मतलब तुम तीनों की सेवा करना। बता दो, तीनों की सेवा करना ये ब्राह्मण ने तय किया था। तो इसने ब्राह्मणों द्वारा दी गई वर्ण व्यवस्था, यही वर्ण व्यवस्था है। इसी वर्ण व्यवस्था को बोलते हैं देवी व्यवस्था। याद रखना, अगर वर्ण व्यवस्था ना दे तो देवी व्यवस्था बोलेगा, भूलना मत। देवी व्यवस्था वही व्यवस्था है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण जो इनको ब्राह्मणों ने, भारत में ब्राह्मणों ने बांटे थे जातियों को, उनको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि हो क्या रहा है। ये ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, ये हो क्या रहा है। टेंशन बड़ी बात थी। इनके अनुसार वैश्य और शूद्र, ये 2 3 और 4 नंबर का, वैश्य और शूद्र के बीच अधिक अंतर बिल्कुल नहीं था। ये लोग एक ही गांव या एक ही शहर में मिलजुल कर रहा करते थे। अंतर सिर्फ इनके कार्यों में था, बाकी कोई अंतर नहीं था। तो ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग और अधिक बड़ा बढ़िया शहर में रहते थे, बढ़िया जगह में रहते थे, बढ़िया गांव में रहते थे। इस जाति व्यवस्था से बाहर के लोगों को, मतलब इन चारों में से जो नहीं आते हैं, फिर सुन लो, इन चारों में से जो नहीं आते हैं उनको एक नाम दिया गया है यहाँ पर, और उनका नाम पड़ा है अंतज्य। क्या नाम दिया गया है? इस नाम को याद रखना, अंतज्य नाम दिया गया। तो अंतज्य क्या है? तो ब्राह्मणों द्वारा दी गई जाति व्यवस्था के बाहर जो लोग होते हैं उनको कहते हैं अंतज्य। जिनसे यह उम्मीद की जाती थी, अंतज्य लोगों से यह उम्मीद की जाती थी कि वो किसानों व जमींदारों के लिए सस्ते श्रमिक के रूप में काम करे। वाह, और कोनो इसका काम नहीं रहा। ठीक है, अगर तुम्हारा घर का पानी, कुआं का पानी छूने से छुआ जाता है, हे पंडित, हे क्षत्रिय, तो फिर ये तुम्हारा घर का ईंटवा छू जाएगा, तुम्हारा घर नहीं छुआ जाएगा। तो तुम क्यों इससे मजदूरी कराते हो? खुद ही मजदूरी कर लो, खुद ही कर लो। इससे क्यों कराते हो? इससे क्यों और क्यों? सवाल यही है कि क्यों ये चीज। तो अंतर्जी काम जान गए। अंतर्जी काम क्या है? तो अंतर्जी काम है कि किसान और जमींदार के लिए सस्ते श्रमिक के रूप में यह कार्य करेगा। कौन? अंतज्य। अंतज्य किसको कहा गया है? तो जो इन जाति व्यवस्था से जो बाहर, इन चारों में से जो बाहर है, उनको अंतज्य कहा गया है। आगे देखिए, ये अंतज्य अक्सर सामाजिक प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना में जानते हो, आपको नहीं पढ़ा था? चांडाल, पढ़े थे ना चांडाल? याद करो, चांडाल। चांडाल बेचारा है तो इंसान, लेकिन ब्राह्मणों ने उनके साथ गेम कर दिया। ब्राह्मण के अनुसार चांडाल क्या है? सबसे खत्म प्राणी है। इनको गांव से बाहर रहना चाहिए, इनको गांव में नहीं आना चाहिए, और अगर गांव में आएंगे तो उनमें भी TNC, टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिया कि तुम
रात को नहीं आके दिन में ही आना, रात को मत आना। और जब भी आओगे ढोल करताल बजाते हैं ना, ताकि हमें पता चला कि चंडाल आ रहा है। जब चंडाल आ रहा है तो हम जाकर तुमको देखेंगे तो हमारी दृष्टि खराब हो जाएगी, मतलब हमारा दिन खराब हो जाएगा। तो उसके पहले ही हम लोग ढोल सुन लेंगे, करताल सुन लेंगे, तुम आ रहे हो जान जाएंगे, केवाड़ी खिड़की लगा देंगे ताकि तुमको देखना ना पड़े। तुम अपना काम करके जब चल जाओगे तो वहीं फिर बजाते बजाते चल जाना, ताकि पता चलेगा हाँ तुम चल गए, अपना सब दरवाजा वरवाजा खोल देंगे। कितनी फालतू व्यवस्था है जान लो आप। तो ये अंतज्ञ सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे लोग, इनको दूर दूर करता था। फिर भी आर्थिक तंत्र में इनका बड़ा योगदान महत्वपूर्ण था, आर्थिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण था अंतज्ञ। देखो ना यहाँ पर श्रमिक कहाँ से लाएगा, ब्राह्मण काम करेगा, क्षत्रिय काम करेगा, वैसे काम करेगा, शूद्र का काम तो तीनों का गोड़ चिपने फुर्सत नहीं, तो कहाँ से ईटा ढोएगा। तो लास्ट में इसको लेकर आया, फिर भी इनको लोग भगाता था। अल बिरूनी ने शूद्रों और अस्पृश्य यानी अछूतों को अपवित्र मानने की धारणा को गलत बताया था। देख लीजिए अब, अल बिरूनी ने शूद्र और अस्पृश्य को अपवित्र मानने की धारणा को गलत बताया था, क्योंकि वह सभी को समानता का पक्षधर था। यानी इसका था कि कोई अलग नहीं है बल्कि सब समान है। शूद्र का जो 2 आंख होती है, ब्राह्मण का भी 2 ही आंख होता है। क्षत्रिय का 2 पैर होते हैं तो उनका भी 2 ही पैर होता है। किसी का अलग नहीं दिखते, कोई सब एक ही ईश्वर का बना हुआ है, कार्य अलग अलग है और कार्य के आधार पर ही लोग को बांटा गया, सच है। लेकिन फिर भी अंतर तो उतना नहीं करना चाहिए जितना अंतर इन्होंने कर दिया। ठीक है अंतर ठीक है, लेकिन उतना अंतर भी ठीक नहीं था। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने अल बिरूनी के बारे में बताया। और सबसे अंतिम जो इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं, जो मैंने लिखा नहीं वो लिखता हूँ कि अल बिरूनी ने इस जाति व्यवस्था की तुलना किससे करी थी, इस बात को भी आप जान लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पर यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अल बिरूनी ने इस जाति व्यवस्था, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अल बिरूनी ने इस जाति व्यवस्था की तुलना किससे किया था। तो सुन लीजिएगा, इसका आंसर आप जान जाइएगा कि अल बिरूनी ने इस जाति व्यवस्था की जो तुलना किया था वो फ्रांस के सामाजिक वर्गों से की थी। याद रखना, इसको लिख लीजिएगा अंत में कि अल बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था की तुलना फारस की सामाजिक वर्गों से की थी। बैद लाइन लिखा दिया, बंद कर। चलिए।